हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन ज्ञान कुंड। दोस्तों, यह वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 होगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने हड़प्पा सिंधु सभ्यता से कुल 76 प्रश्न का डिस्कशन किया, जो कि हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। आप इन प्रश्नों को बार बार देखिए ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएँ। दोस्तों, मैं आपके लिए ठीक इसी प्रकार हर एक टॉपिक का जितना संभावित प्रश्न बन पाएगा वो सारे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। मैं यह इतिहास का सीरीज़ ख़त्म करूंगा, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक टॉपिक का वीडियो लेकर आने वाला हूं। अतः आप हमारे चैनल पर बने रहे। आइए बढ़ते हैं वैदिक संस्कृति का पार्ट 1 की तरफ। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। यहाँ तक हमने आपके सामने 3 ईस्वी की चर्चा की। मैं आपको याद दिला देता हूँ। पहला हमने हड़प्पा सभ्यता में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित ईस्वी था वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। यहाँ पर पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। आप इस तरीके से एक दूसरे को लिंक करके भी याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आर्य के बारे में कौन सही नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। आर्य के बारे में ये बिल्कुल सही है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। आर्य घुड़सवारी किया करते थे। आर्य कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन डी है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जी नहीं, आर्य के बारे में यह बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। बाद बाकी वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं और चावल का ज्ञान था। अगला प्रश्न होगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में कुछ वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे जिन्हें श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न होगा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना ऋग्वेद से मिलती है। आप सभी जानते होंगे कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है और इसी वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ लिखे गए उनका सही क्रम बताना है। सबसे पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का सही क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसका राइट ऑप्शन ए है। हमारा अगला प्रश्न है, वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? दोस्तों, 4 वेद जिनमें से सबसे लास्ट वाले को छोड़कर जो संयुक्त रूप से बचता है उन्हें त्रयी या वेद त्रयी कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये संयुक्त रूप से मिलकर त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य थे उसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्य लोग पशुपालन किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। संगीत से संबंधित है सामवेद, कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद, प्रार्थना और ऋचाव से संबंधित है ऋग्वेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ का राइट ऑप्शन सामवेद। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। राइट ऑप्शन बी। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति के रूप में होता था वह किस रूप में होता था? तो गोधन के रूप में। ऋग्वेद के समय कोई युद्ध भी हुआ करता था तो पशुओं के लिए हुआ करता था, भूमि के लिए नहीं होता था। इसीलिए ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप में गोधन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में सुन, दोस्तों यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिए। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10वें में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न होगा, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति। वैदिक धर्म का लक्षण, वो लोग प्रकृति की उपासना किया करते थे। हम जब हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में थे उस समय मातृ देवी की पूजा किया करते थे। यहाँ वैदिक सभ्यता में लोग प्रकृति की उपासना किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र के लिए। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ है। हमारा अगला प्रश्न होगा, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्यामिति। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न होगा, आज भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। आर्य भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे। हमारा अगला प्रश्न होगा, सूची का मिलान करना है। इसका मैं राइट ऑप्शन बता दूं आपको, ऑप्शन ए सही है। जो ऋग्वेद का यज्ञ कर्ता होता है उसे होता या होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के यज्ञ कर्ता को अधर्व्यू,
सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्दातु, उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उलूक कनद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद। सॉरी दोस्तों, जितना भी दर्शन के बारे में आपको बताऊंगा उसका प्रतिपादक आपको याद रखना है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कनद। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। जितना भी दर्शन है आप उसके प्रतिपादक को याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो कि दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है वह किस नदी पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध जो किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परूसनी नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। इसका राइट ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न होगा, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राह्मण युग। यहां तक हमने 4 ईसा पूर्व की चर्चा की। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रचलित काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद हमने देखा ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद हमने देखा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। यहाँ पर हमने एक और देखा 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो कि ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न होगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म शाख के काल में। यहां पर दोस्तों मिसप्रिंट है, धर्मशास्त्र के काल में, इसको ठीक कर लीजिएगा। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? एशिया स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? इसमें से ऑप्शन को आपको ढूंढना है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई के पास एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनमें 4 वैदिक देवताओं का उत्कीर्णन मिला हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है। उन देवताओं में शामिल है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। आप इन देवताओं का नाम भी याद रख लीजिएगा क्योंकि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई के पास एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें जो 4 देवताओं का नाम है वो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का है। आपसे इनमें से भी प्रश्न पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे।
निष्क से स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसमें सुमोलित करना है, कौन सा वेद किसके साथ संबंधित है? इससे पहले भी हमने चारों वेद के बारे में पढ़ा था। देखते हैं क्या है। ऋग्वेद का संबंधित किससे है? ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती है। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड होते हैं। सामवेद संगीतमय स्रोत होते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। यजुर्वेद का आपको स्रोत एवं कर्मकांड 4, 2, सामवेद का 1 और इसका 3, 4, 2, 1, 3। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा आगे का प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी में सिंधु है। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशोपति कैकेयी के शासक थे। आगे प्रश्न होगा, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? अध्यात्म ज्ञान से संबंधित विषय है नचिकेता और यम का संवाद। आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि नचिकेता और यम का संवाद किस पर आधारित है? तो अध्यात्म ज्ञान से संबंधित है। तो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कठोपनिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफगानिस्तान में। हमारा अगला प्रश्न है, कपिल मुनिमारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनिमारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन था उसका प्रमाण मिला है? तो अतरंजी खेरा का खुदाई करने पर यह पता चला है कि लौह धातु प्रचलन में था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का। ऑप्शन बी इसका सही है। इसका सीरीज उल्टा हो गया दोस्तों, ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद का। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं होता? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं होता उनका नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भागवत। प्रस्थानत्रयी में भागवत शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मीमांसा। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, कौन सा वेद किससे संबंधित है? इससे पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, इसीलिए आप हर एक वेद के अर्थ को समझ लीजिए एक बार अच्छे से, तो इस पर आधारित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। देखिए, इसमें मिलान करना है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित हो जाएगी। ऋग्वेद में क्या होता है? ऋचाएँ और प्रार्थना होती है, तो ईश्वर महिमा हो जाएगी। यजुर्वेद उसमें कर्मकांड के बारे में होता है, तो बलिदान विधि हो जाएगा। सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ऋग्वेद का 1, 3, 1, 2, 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक
किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। हमारा अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जितना विधि विधान होता है वह कहाँ से पता चलेगा? कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद है? कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। ऋग्वेद में ऋचा एवं प्रार्थना, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में कर्मकांड। और अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा किस प्रकार की सभा थी? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या फिर राज दरबार में होता था, या मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभ्यता मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न होगा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गणतंत्रात्मक थी। ऑप्शन सी सही है। और अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा। इसका राइट ऑप्शन है सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। 57 का ऑप्शन ए। 57 का ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, इन वेदांत एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस युग में? यहाँ से आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय दर्शन की संख्या कितनी है। भारतीय दर्शन की संख्या 6 है, जिनका नाम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। ये 6 भारतीय दर्शन है। इसका स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई? तो वैदिक युग में। इसका राइट ऑप्शन है ए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुहारगिरी। आर्यों द्वारा लुहारगिरी को नहीं अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संबंधित वेद से मिलान करना है कि किस वेद का उपवेद कौन सा है। जैसे कि हमारा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो हर एक वेद का एक एक उपवेद होता है, उसका मिलान करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है अर्थशास्त्र या शिल्पवेद। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इस पार्ट 1 में हमने कुल 60 प्रश्न का डिस्कशन किया। बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें कि आप वैदिक संस्कृति का पार्ट 2 के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।